दोस्तों नमस्कार। मजदूर मोर्चा प्लेटफॉर्म पर आपका स्वागत है। आज हम एक बड़े ही गंभीर विषय पे बात करने आए हैं। हरियाणा के अंदर करीब 30 लाख मजदूर ऐसे हैं जिनके वेतन से बाकायदा ईएसआई अच्छी खासी वसूली करती है। शायद 4% हर महीने उनकी तनख्वाह से कट जाता है। और फरीदाबाद जिले के अंदर अंदर 5 लाख से 6 लाख के करीब ऐसे मजदूर हैं जो ईएसआई को हर महीने अच्छा खासा अमाउंट दे रहे हैं। उसके बावजूद उनको क्या मिल रहा है और क्या मिलना चाहिए, इस पर पूरी जानकारी के लिए आज हमारे साथ डॉक्टर जसवंत सिंह हमारे बीच मौजूद हैं, और जो खुद करीब 35-40 साल ईएसआई में नौकरी कर चुके हैं और जो ईएसआई के बारे में पूरी विशेषज्ञता रखते हैं। और पिछले दिनों शायद 9 जनवरी को इन्होंने यहाँ मुख्यमंत्री आए थे और वो ये जानने के लिए आए थे कि बजट से पहले हमें जनता की क्या क्या जरूरतें हैं, उसके हिसाब से बजट में उन चीज़ों को रखा जाएगा। तो डॉक्टर जसवंत सिंह ने सूरजकुंड में जाके जो मीटिंग हो रही थी बजट पूर्व की, उसमें ईएसआई के बारे में बड़ी महत्वपूर्ण जानकारी उनको देने का प्रयास किया। बेशक इन्होंने तो जानकारी दी, लेकिन लेने वाले रिसेप्टिव नहीं थे। वो जानकारी ना तो उनको कोई जानकारी थी और ना उन्होंने कोई जानकारी में रुचि दिखाई। इस विषय में मैं सीधे ही अब डॉक्टर जसवंत सिंह से बातचीत करूंगा और वो इसमें हमारा पूरा हमारे ज्ञान में वृद्धि करेंगे और हमें पूरी हकीकत से अवगत कराएंगे और मजदूर के साथ क्या हो रहा है और क्या होना चाहिए और ईएसआई को कितना खर्च प्रति मजदूर करना चाहिए और कितना कर रहे हैं, और उसमें हमारी हरियाणा सरकार की क्या भूमिका है और कॉरपोरेशन की क्या भूमिका है, ये भी इसका विस्तृत विवरण डॉक्टर साहब से मैं चाहूंगा कि वो हमें दें। डॉक्टर जसवंत साहब, हाँ जी, बताइए आप उस दिन कैसे कैसे हुआ, क्या क्या बात हुई और उसके बारे में आप हमें क्या क्या बताना चाहेंगे। जी, मैं पिछले 30 सालों से हरियाणा सरकार के ईएसआई संबंधी बजट का अध्ययन करता रहा हूं और मेरे को सालों साल ये पता लगता है कि ईएसआई के मजदूरों की जितनी एंटाइटलमेंट है ट्रीटमेंट के लिए, उतनी सुविधाएं उनको नहीं मिल रही। तो इसका जब कारण ढूंढने की कोशिश की गई तो पता लगा कि इसका मुख्य कारण है कि राज्य सरकार द्वारा उपयुक्त बजट की मात्रा को द्वारा नहीं स्थापित करना, जिसकी वजह से मजदूरों को पूरी सुविधाएं उपलब्ध नहीं हो रही। तो मेरे को 5 जनवरी को मौका मिला, एक हमारे फरीदाबाद के डॉक्टर्स की तरफ से ये रिक्वेस्ट आई कि आप भी मुख्यमंत्री के सामने बजट संबंधी प्रस्तावना रखें। आईएमए वाले जो हैं, इंडियन मेडिकल एसोसिएशन का फरीदाबाद चैप्टर। तो मैंने तैयारी की इसके लिए। तो पिछले साल का जो बजट है हरियाणा सरकार के द्वारा वो 370 करोड़ का है, जबकि ईएसआई के और राज्य सरकारों के बीच में जो समझौता है उसमें ईएसआई एक लिमिट सेट करती है कि आप एक परिवार के ऊपर 3,000 रुपया प्रति वर्ष खर्च कर सकते हैं। तो हरियाणा में जैसे 30 लाख परिवार हैं तो 3,000 रुपए के हिसाब से हमारा 900 करोड़ रुपए का बजट बनता है। इसके अलावा हमारे 4 अस्पताल हैं ईएसआई एस के द्वारा, सरकार के द्वारा चलाए जाने वाले, हरियाणा सरकार के द्वारा चलाए जाने वाले, जिनकी बेड ऑक्यूपेंसी अगर 70% हो जाती है तो 200 रुपया पर आईपी इनको और ऊपर से इनको ग्रांट मिलेगी, यानी 3200 रुपया पर आईपी ये खर्च कर सकते हैं हर साल। तो 3200 रुपए को 3,000 प्रति परिवार से अगर हम गुना करें तो 960 करोड़ रुपए का बजट बनाना चाहिए और उनको खर्च करना चाहिए। इसमें से 112 करोड़ राज्य सरकार का हिस्सा होगा और बाकी हिस्सा कॉरपोरेशन को रीइंबर्स करेगा। लेकिन कॉरपोरेशन तभी रीइंबर्स करता है जब राज्य सरकार खर्च करती, और कॉरपोरेशन द्वारा ये 2 किस्तों में दिया जाता है। एक अप्रैल के महीने में पहली किस्त दी जाती है, दूसरी किस्त इनको अक्टूबर के महीने में दी जाती है। तो एक तरह का वो एडवांस ही है, वो कोई मतलब खर्चे की, पहले तो खर्चे की प्लानिंग करने की बात। अगर अप्रैल में आपको पैसे मिल रहे हैं तो 1 अप्रैल से 15 अप्रैल में तो खर्चा हो नहीं सकता नेचुरली। इसका मतलब है कि ईएसआई ने आपको एडवांस दिया
अच्छा, ये भी नहीं है कि सरकार पहले खर्च करे खर्च बाद कर में दे। देगी, ऐसा भी नहीं है। ये एडवांस दे 15 देती है। अप्रैल को और 15 अक्टूबर को 2 किस्तों में 90% पैसा इनको मिल जाता है। बाकी 10% इनको मिलता है जब ये ऑडिट रिपोर्ट सबमिट करते हैं कि जी हमने इतना खर्चा किया, इतना बना, तो 10% की मात्रा। तो ये मुद्दा मेरे को मौका मिला वहां पे उठाने का, लेकिन मैंने जैसे उठाया तो मेरे को ये कोशिश की गई कि नहीं, हम तो ईएसआई को बहुत कुछ दिया है, हमने उनको नहीं, इतनी आपने जमीनें दी हैं। ये किसके सामने उठाया मुद्दा? ये मुख्य मुद्दा था जो वहां पे मुख्यमंत्री जी और फरीदाबाद के 3 मंत्री जो यहाँ पे, मतलब दोनों मंत्री और एमएलए यहाँ पे मतलब बैठे हुए थे। दोनों मंत्री मतलब विपुल गोयल जी भी और राजेश नागर भी, ये दोनों मंत्री हो गए, और मूलचंद शर्मा और सतीश फागने जी और ये अदलक हाजी, ये तीनों मतलब एमएलए भी वहां उपस्थित थे। मतलब जो मतलब इलाके के सभी जो प्रतिनिधि मान लो, हाँ, ये सभी लोग वहां थे। और वहां पे मेयर भी बैठी हुई थी। और वहां पे राजेश खुल्लर जी जो चीफ प्रिंसिपल सेक्रेटरी हैं, जो यहाँ के कमिश्नर नगर निगम रह गए हैं, जो किसी जमाने पे म्युनिसिपल कमिश्नर रखे गए और हरियाणा सरकार से चीफ सेक्रेटरी रिटायर्ड हैं। तो उन्होंने कहा कि हमने ईएसआई को काफी जमीन दी है, फला जगह जमीन दी है हमने। तो मैंने कहा जी मैं जमीन के बारे में बात नहीं कर रहा, मैं आपके बजट के बारे में बात कर रहा हूँ। तो उन्होंने कहा कि भाई मेरी बात समझ में नहीं आई, आप मेरे से मिलना, मैं आपसे समझ मतलब जो है ना मतलब बात करना चाहता, बात ही समझ में नहीं आई। तो मैं फिर जब उन्होंने कहा कि आप मेरे से मिलना, तो मैंने अपनी बात वहां पे खत्म कर दी। लेकिन जैसे ही मुख्यमंत्री जी ने बोलना शुरू किया तो ये मतलब वो उठ करके चले गए। और जैसे ही मुख्यमंत्री जी का भाषण खत्म हुआ तो मैंने जाके पता किया कि खुल्लर साहब से मैं मिलूं, उनको समझाऊं। तो मुझे पता लगा कि वो तो चले गए। तो फिर मैंने उनका ईमेल एड्रेस देख करके उनको वो जो भी मसौदा था उनको ईमेल किया है। फिर मेरे को उनका व्हाट्सएप नंबर भी प्राप्त हुआ, तो उसको भी मैंने व्हाट्सएप पर भी ये दोनों ये सूचनाएं भेज दी हैं। हालांकि मेरे को उनकी तरफ से कोई पावती की सूचना नहीं है कि मैंने जो भेजा है वो उन्होंने देख लिया। इतनी फुर्सत कहाँ है उनको आपकी पावती भेजें वो? तो 31 जनवरी तक की इनकी डेट है। फिर तीसरा मैंने और किया, इन्होंने एक नई वेबसाइट बनाई है जहां पर एक रोबोट आपसे सवाल पूछता है और सवाल पूछ करके वो आपको एक वेबसाइट की तरफ ले जाता है, जहां आप अपना जो भी सजेशन है वो मतलब उपलब्ध कराएं। तो वो भी मैंने उनको उपलब्ध करा। ये हरियाणा सरकार का? हरियाणा सरकार ने एक मतलब वेबसाइट बनाई है जहां पे एक रोबोट आपसे सवाल पूछता है, आपका नाम, आपका नंबर, ये सब पूछ करके, और फिर वो आपसे सुझाव जो है वो लिखित में देने के लिए कहता है। तो वो वहां भी मैंने वो अपना सुझाव। आपने क्या क्या सुझाव उसके अंदर क्या क्या चीजें पेश की? देखिए जी, मेरा ये मानना है कि हरियाणा सरकार के पास 75 लाख के करीब परिवार हैं इस टाइम हरियाणा में, हरियाणा राज्य के अंदर। इनमें से 30 लाख परिवार हैं जो ईएसआई कवर्ड। 30 लाख हैं, कम से कम हैं, बल्कि कुछ ज्यादा भी हो सकते हैं। और अगर इसको ये इस साल और बढ़ाएंगे, कम नहीं हो रही। तो ऐसे में ये मेरा ये मानना है कि हरियाणा की 40% आबादी की स्वास्थ्य सुविधाओं की जिम्मेदारी ईएसआई द्वारा पूरी की जा सकती है, जिससे राज्य सरकार के पास जो नॉन ईएसआई के लोग हैं उनके लिए सेवाओं को और अच्छे से मतलब प्राप्त करने का रास्ता खुल सकता है। दूसरा, इन सुविधाओं पे आप जो और नॉन ईएसआई के लोग हैं उनके लिए, उनसे कुछ सुविधाएं भी है, उनको भी आप जो है ऑन सम पेमेंट, जहां जहां भी आपका अंडर यूटिलाइज्ड है, कोई हॉस्पिटल है जहां पे उसकी बेड ऑक्यूपेंसी नहीं आ रही है, तो वहां पे आप उसका उपयोग कर सकते हैं। एक डॉक्टर खाली बैठे इसकी वजह मैं चाहूंगा वो किसी मरीज को देखे और उसका काम करे, ये भी एक संभावना है। दूसरा है कि जो राज्य सरकार के जो सिविल अस्पताल है, मेडिकल कॉलेज हैं, जहां पर के ईएसआई अस्पताल अभी नहीं है, वहां उनको वो सुविधाएं वहां भी वो उनको उपलब्ध करा सकते हैं और ईएसआई से उसका पैसा उनको मतलब दे सकते हैं, उनसे फ्री सेवाएं लेने की जरूरत नहीं। लेकिन आवश्यकता इस बात की है कि हर सिविल अस्पताल में कोई ईएसआई की डेस्क होनी चाहिए, जहां पे ईएसआई का मजदूर जाकर के अपना रजिस्ट्रेशन कराए और वो उसका इलाज पूरा, जो भी सुविधाएं जरूरी है पूरा करे। ऐसी सुविधा हरियाणा के किसी मेडिकल कॉलेज में है? अभी वर्तमान में ऐसी सुविधाएं कहीं भी नहीं, किसी भी हरियाणा के मेडिकल कॉलेज में ना राज्य सरकारों ने इसके बारे में कभी विचार किया और ना कभी ईएसआई की तरफ से ये मांग उठी। अभी केंद्र में ईएसआई कॉरपोरेशन ने एक प्रस्ताव रखा है कि जितने भी सरकारी अस्पताल हैं, एम्स हैं,
इनमें ईएसआई की सुविधाओं के लिए उनसे एक मतलब एमओयू साइन किया जाए कि भाई हम वो सुविधाएं प्रोवाइड करेंगे और उसको पूरा जैसे नहीं तो सरकारी अस्पतालों में क्या होता है कि मरीज जाता है, वो कहते हैं जी ये फलाना दवाई चाहिए, आप बाजार से लाओ। तो ये जो भी ईएसआई का मरीज अगर जाएगा तो उसको पूरी सुविधाएं, समुचित सुविधाएं उपलब्ध कराना उस संस्था की जिम्मेदारी है। तो वो तभी हो सकता है जब वो उसके लिए कोई अलग डेस्क है जिसकी कोई किसी की जिम्मेदारी है, कोई डीएमएस एमएस ये जिम्मेदारी लेगा कि हाँ भाई ईएसआई का मरीज आया, इसकी हम पूरी सुविधाएं देंगे और जो हमारा इस पे बिल बनेगा वो ईएसआई से ले लेंगे हम। तो अस्पतालों को भी इसका फायदा है। मान लो रोहतक में कोई अगर कोई हार्ट सर्जरी होती है, कोई बड़ा काम होता है, तो उनको अच्छा पैसा मिलेगा उसके बदले। तो 70 साल से 75 साल से ईएसआई कॉरपोरेशन फंक्शनिंग में है और उनको आज ही ख्याल आया कि हम ये इस मामले में देखिए जी, ईएसआई कॉरपोरेशन की भी एक ही कोशिश है कि राज्य सरकारें कम खर्च करें तो हमें कम देना पड़ेगा, और इसी के चलते चलते आज करीब 2 लाख करोड़ के करीब ईएसआई का साधन इकट्ठे हो गए हैं, जिस पर मेरा ये मानना है कि कई लोगों की बुरी नजर है। ये 2 लाख करोड़ जो मजदूरों का पैसा इकट्ठा हुआ है, इसके प्रति कई तरह के मतलब इसको शेयर मार्केट में लगाने के लिए और इसको कहीं मतलब खुर्द-बुर्द करने की काफी कोशिश मेरे को दिखाई देती है। तो अगर ये मजदूरों के ऊपर साल दर साल खर्च होता रहता तो पैसा इकट्ठा ही नहीं होता है। मतलब उनकी चिकित्सा पे खर्च ना करके उनको चिकित्सा से महरूम करके उनकी ये पैसा इकट्ठा किया गया। तो एक तरह से मैं कहूंगा ये मजदूरों की आह है जो इन्होंने इकट्ठी की है। अभी भी अगर इसका सही उपयोग करें, सही अपना एक व्यवस्था बनाएं, सही में उनके साधनों का विकास करें, तो आज भी ये मतलब पैसा उसका सदुपयोग हो सकता है। मैं थोड़ा सा और आंकड़ा जानना चाहूंगा कि अगर 3200 के हिसाब से देखें तो 960 करोड़ बनता है और ये 370 करोड़ का बना रहे हैं, तो ये रकम तो 600 करोड़ का है। नहीं, प्रति आईपी कितना खर्च कर रहे हैं इसका? प्रति आईपी इनका करीब जो खर्चा है वो है करीब 1400 रुपए। मतलब 3200 की जगह 1400 आईपी पे प्रति मजदूर परिवार पे 1400 रुपए प्रति वर्ष खर्च कर रहे हैं। और अगर मैं ठीक से, मेरी जानकारी है, मुझे करेक्ट करेंगे, मैं मास्टर नहीं हूं इस चीज का, कि मैंने सुना है दिल्ली में प्रति आईपी 13,000 खर्च कर रहे हैं। जी हाँ, दिल्ली का जो 2024-25 की जो फिगर है वो 13,092 रुपए है प्रति व्यक्ति खर्चा, जो कि क्योंकि कॉर्पोरेशन दिल्ली में डिस्पेंसरी भी खुद चलाता है, अस्पताल भी खुद चलाता है और सुपर स्पेशलिटी का खर्चा भी खुद चलाता है। तो ये सब मिलाकर के 13,092 रुपया प्रति व्यक्ति खर्चा है। मैं एक बात मेरी समझ में नहीं आ रही है, मुझे कोशिश करो समझाने की, कि दिल्ली का जो सबसे बड़ा मेडिकल कॉलेज अस्पताल ईएसआई का है बसई दारापुर में है, जिसमें 1000 बेड का है और 600 बेड कमीशनड हैं और उनमें से भी 300 से कभी ज्यादा भरे नहीं होते। और यही हाल ओखला का और बाकी अस्पतालों का भी है। ऑक्यूपेंसी 50% के आसपास रहती है, तो ऑक्यूपेंसी है नहीं और उसके बाद खर्चा 13,000 रुपए प्रति आईपी आ रहा है। ये सीक्रेट क्या है, ये समझ में नहीं आया। सर इसका तरीका, जैसे दिल्ली में 32 डिस्पेंसरी हैं, उन 32 डिस्पेंसरियों में 350 डॉक्टर्स पोस्टेड हैं। 32 डिस्पेंसरियों में 350 डॉक्टर पोस्टेड है, 10 डॉक्टर एक डिस्पेंसरी के। और हमारे यहाँ कितनी डिस्पेंसरी? हमारे यहाँ पे 102 डिस्पेंसरी हैं हरियाणा में। अच्छा जी। यहाँ भी सैंक्शन पोस्ट तो 360 हैं। अच्छा जी। लेकिन वहां पे काम कर रहे हैं 250 के करीब, पूरे लोग यहाँ काम नहीं कर रहे पूरी डिस्पेंसरियों में। अच्छा। तो एक तो दिल्ली में खर्चा ज्यादा होने का मुख्य कारण है कि वहां स्टाफ की संख्या, जैसे मतलब बसई दारापुर में स्टाफ की संख्या कम नहीं। अगर आप उसे काम नहीं लोगे तो मैं उसका जिम्मेदार नहीं मानता। अगर कोई सर्जन है और वो पूरे महीने में 2 सर्जरी करता है, तो ये सर्जरी का उस सर्जन का मिसयूज है। नहीं तो उसका हफ्ते में 2 बार उसको सर्जरी करनी चाहिए। 8 दिन अगर वो सर्जरी करे और 4-5 सर्जरी भी वो रोज मतलब उस अपने ऑपरेशन डे में करे, वो तो 40 सर्जरी वो कर सकता है। क्यों नहीं करता वो? क्योंकि मरीज का वहां तक आना, फिर उसके लिए जो भी सुविधाओं की आवश्यकता है उसका इन्वेस्टिगेशन करने की सुविधा, उसके बाद जो कंज्यूमेबल्स खर्च होता है सर्जरी में उनको उपलब्ध कराना,
ये सब कारणों की वजह से वहां का सिस्टम नहीं चाहता कि आप ज्यादा मरीजों को ऑपरेट करें। इसके पीछे थोड़ी सी एक और भी वो कारण है कि वहां किसी भी बीमारी को सुपर स्पेशलिटी की बीमारी बना करके रेफर किया जाता है। अच्छा, वो एक बड़ा कारण है खर्चे का। नहीं हमारे यहाँ तो रेफर करके रोते हैं। देखो जी, दिल्ली में मजदूर ईएसआई कॉरपोरेशन का हेडक्वार्टर नजदीक है, तो सदा उन्हें ये मतलब खतरा रहता है कि मजदूर उठ करके हेडक्वार्टर आ जाएंगे। तो वहां वो रेफर करने के मामले में दिल्ली में वो नियम मतलब या वो मतलब व्यवस्था नहीं है जो फरीदाबाद। मतलब रेफर करने का जो रुकावट है, रोक है, वो हमारे ऊपर ही है, हमारे ऊपर। दिल्ली वालों के लिए खुला काम है। वहां पे क्योंकि वो कॉरपोरेशन के अपने पुराने कर्मचारी रहे, तो वो उनको धीरे से कह देते हैं कि भाई आप अपना काम करते रहो, हम तो ये वैसे मतलब पब्लिकली तो बोलते रहते हैं भी हमें आप कम करो, रेफर कम करो, लेकिन रेफरल वहां पे होगा भी कम, भी थोड़ा बहुत कम ज्यादा होता होगा। लेकिन मेन कारण है कि आपका स्टाफ अगर खाली बैठा हुआ है तो बजट तो उसको खर्च होगा उसमें। एक डॉक्टर की सैलरी 3 लाख के करीब सैलरी है। और काम है नहीं इसके पास। टोटल 1500 डॉक्टर काम कर रहे हैं, तो बहुत बड़ी संख्या में डॉक्टर, पैरामेडिकल स्टाफ, स्टाफ नर्स। अब स्टाफ नर्स 300 बिस्तर पे और हमारे यहाँ 900 बिस्तर पे बराबर है। हमारे यहाँ 900 पर भी उतना ही, और जो वहां 300 बिस्तर पे जो वहां काम भी कर उतना रहे ही हैं, है। तो वो आप अंदाजा लगा सकते हैं कि भाई वो कितना काम, मतलब उनका आउटपुट क्या है। अच्छा, उनके डॉक्टर भी हमारे बराबर ही हैं? बिल्कुल, ज्यादा डॉक्टर हैं, हमसे ज्यादा हैं। ज्यादा डॉक्टर हैं। हम 900 बेड पे जितने डॉक्टर, जितना पैरामेडिकल है, उतना ही उससे ज्यादा डॉक्टर हैं, उससे ज्यादा वहां है। और काम ये है, काम ये है। और वहाँ रेफर भी। और वहाँ आईसीयू बेड भी नहीं है, तो आईसीयू भी रेफर होता है वहाँ, पर स्पेशलिटी भी रेफर होता है। अच्छा। अब वहाँ कार्डियोलॉजी में कैथ लैब नहीं है वहाँ पे। अच्छा, और कैथ लैब का डॉक्टर वहां बिठा दिया। वहाँ है, तो अब वो जितने भी हार्ट, वो केवल ओपीडी देखता है। कैथ लैब वाला डॉक्टर जो हार्ट का डॉक्टर कार्डियोलॉजिस्ट है, वो केवल ओपीडी का काम करेगा और रेफर करेगा। जबकि यहाँ कार्डियोलॉजी का यहाँ पे डॉक्टर, हम लोगों की कोशिश थी कि 90% पेशेंट्स को, जो जैसे कार्डियोथोरेसिक सर्जरी के लिए हम यहाँ से रेफर करते थे, अदरवाइज चाहे वहाँ पे हम लोगों को यहाँ मतलब एंजियोग्राफी करनी होती थी, एंजियोप्लास्टी करनी होती थी, कोई वाल्व का मतलब जो है ना इंट्रा मतलब वाल्व रिप्लेसमेंट हमने यहाँ पे किया, पेसमेकर लगाने का काम यहाँ पे पूरा होता था। तो ये सब कामों की जो आपको कोई भी काम करने के लिए साधनों का जुटाना बड़ा महत्वपूर्ण है। यहाँ डॉक्टर असीम दास ने एक ऐसी व्यवस्था कायम की कि विदिन 2 डेज कोई भी डॉक्टर अगर कोई मांग करता था कि जी मेरे को ये सर्जरी करने के लिए इस सामान की आवश्यकता है, तो तुरंत वो सामान उसके पास पहुंच जाता। ये नहीं होता था कि भाई नहीं जी इस पर तो विचार करेंगे, क्या जरूरत है, सोचेंगे। ये असली कॉरपोरेशन की जो नई चिंतन है वो यही है कि खर्चा घटाओ, और खर्चा घटाने की वजह से ये जो है तो राज्य सरकार भी खुश, केंद्र सरकार भी खुश, मतलब जो ईएसआई कॉरपोरेशन भी खुश है, और मजदूरों का पैसा मजदूरों के खाते में इकट्ठा होता जा रहा है। और यहाँ पे मैं एक छोटी सी और भी एक बात कहना चाहता हूँ कि ईएसआई कॉरपोरेशन में सभी तरह के मेंबर्स हैं, एम्प्लॉयर्स के भी रिप्रेजेंटेटिव हैं, कॉर्पोरेटर्स नहीं कह सकते। अब वो कैसे ऐसी पॉलिसी बनाने देते हैं कि आप पहले मरीज को सरकारी में रेफर करें। मेरा ये मानना है कि ऐसी पॉलिसी बनाना, भाई आपने मजदूर से पैसा लिया है, आप सरकारी में रेफर करो, मेरे को उससे कोई एतराज। सरकारी में भी बहुत अच्छी सुविधा मिलती है, लेकिन वहां उसका कोई सिस्टम डेवलप करो, कोई डेस्क डेवलप करो, उसके बाद कोई उनसे एमओयू साइन करके तब आप वहां पे मरीज को भेजो, जिससे वो उसका काम हो। अगर वो वहां जाकर के धक्के खाए और सारा सामान बाजार से खरीद के लगवाए और फिर रिएम्बर्समेंट ले, तो ये मजदूर के लिए, ज्यादातर मजदूरों के पास इतना पैसा नहीं होता कि वो रिएम्बर्समेंट के लिए पहले खर्च करें और फिर कॉर्पोरेशन से मांगे। नहीं, एम्स में तो आपको डेट ही नहीं मिलेगी, महीनों डेट मिलने की मैं बाद की बात कर रहा हूँ कि डेट मिलने के बाद अगर सर्जरी हो भी गई तो उस पर जो खर्चा होगा उसके लिए मेजॉरिटी सामान उसको बाहर से लाना। नहीं, डेट भी तो 6-6 महीने, हाँ, 3 साल के वहां पे मतलब एमआरआई कराने का जो वेटिंग पीरियड है वो 9 महीने का, और जो वहां पे मतलब सीटी स्कैन का करीब 6 महीने का वेटिंग पीरियड। हाँ, तो 6 महीने जिसने एडवांस पैसा दे रखा है कॉर्पोरेशन को अपने इलाज के लिए, वो 6 महीने वेट करे वहां जाके। तो ये हमारा एक इस मामले में मजदूरों के स्वास्थ्य के प्रति
राज्य सरकारों का और ईएसआई कॉरपोरेशन का जो तौर तरीका है, वो मेरा मानना है कि वो ना तर्कसंगत है, ना नीति संगत है। वो उसको किसी तरीके से टालना, धमकाना, समझाना और उसको ये कहना कि अब तो आप घर ले जाओ, सेवा करो, ये एटीट्यूड जो है, जो मैं कभी आपको एक छोटे से उदाहरण से समझाना चाहता हूँ कि मेरा एक छात्र जो है वो मेडिकल एम्स में कैंसर विभाग में कार्य करता है। तो आपके साथ कभी कॉलेज हाँ, में? मेरे साथ कॉलेज में कभी छात्र रहा है वो। अब वो एम्स के मतलब ऑन्कोलॉजी विभाग में वो काम करता है, वो रेडियोथेरेपी का एक्सपर्ट है। तो मैं उसके पास एक दिन गया तो उन्होंने बताया कि भाई हमारी मशीन जो है एक दिन में 20 मरीजों का रेडियोथेरेपी कर सकती है। उसकी ओपीडी थी करीब 500 आदमी रेडियोथेरेपी के लिए आते हैं। तो मैंने उससे पूछा कि भाई आप ये इनको ऐसे कैसे कह देते हो कि घर ले जाओ, सेवा करो? कहते जी मैं कैसे करूं, ये 20 मशीन, एक जहां 20 आदमियों की रेडियोथेरेपी हो सकती है, मैं 500 की कैसे कर सकता हूं? मेरे को ये पता है इनके पास पैसा भी नहीं है कि प्राइवेट में जा सके, तो मेरे पास यही एक रास्ता बचता है कि मैं कह दूं घर ले जाओ, सेवा करो। अदरवाइज इनकी अगर रेडियोथेरेपी हो तो इनको लाभ हो सकता है, किसी की जिंदगी 6 महीने, साल, 10 साल, 5 साल, 2 साल, 4 साल बढ़ोतरी उसकी हो सकती है अगर उसको सही इलाज मिले। तो ये जहां भी हम किसी मरीज का इलाज करना चाहें तो साधन होना चाहिए उसके लिए। साधन नहीं है तो हम ऐसे ही कुछ अटकलबाजी करेंगे, मरीजों को कहेंगे कि आप घर ले जाओ, सेवा करो। अच्छा, एक चीज और है, दिल्ली में तो पूरा काम कॉरपोरेशन खुद करता है, इसलिए 13,000 खर्च हो रहा है। कोई ऐसी राज्य सरकारें भी हैं जो हरियाणा सरकार से बेहतर खर्च कर रही हों और अच्छी सेवा दे रही हों? जी, मैं जो पूरे राज्य के अभी जो आंकड़े नए 2024-25 की एनुअल रिपोर्ट अभी आई है, उसको मैंने जब अध्ययन किया उसका, तो वेस्ट बंगाल का और केरल गवर्नमेंट का इस मामले में बहुत अच्छा, जो 3,000 के करीब प्रति व्यक्ति खर्च कर रहे हैं। उत्तराखंड तो कहीं ज्यादा कर रहा है। उत्तराखंड का पिछले साल का था, इस साल उनका 2600 रुपया, उस साल वो मतलब थोड़ा पीछे हटे हैं। अच्छा, पहले ज्यादा चले गए थे आगे। कुछ ही हो सकता है, किसी साल कुछ कम ज्यादा होता है थोड़ा बहुत, पर फिर भी 2600 अच्छी संख्या है। इस तरह से जो मतलब कर्नाटक है वहां भी संख्या अच्छी है, तमिलनाडु की भी थोड़ी सी मतलब 1800 रुपये। लेकिन सबसे बुरे जो राज्य हैं, सबसे ऊपर है बिहार, जो कुल एक आईपी के ऊपर 193 रुपया प्रति वर्ष खर्च कर रहा है। 3,000 की जगह, 3200 की जगह वो 193 रुपए खर्च करते हैं। फिर दूसरे नंबर पे है यूपी, जो 680 रुपए के करीब खर्च कर रहा है प्रति वर्ष, 3200 की जगह। तीसरे नंबर पे है गुजरात, जो एक आईपी के ऊपर करीब 1,000 रुपया खर्च कर साल। तो उनसे तो हमारी सरकार बहुत अच्छी है। उनसे तो हम मतलब मध्यमार्गी आप कह सकते हो, बीच में है हम। पर 3200 खर्च करने में जान निकलती है। 3200 खर्च करने की। और मैं इसमें विशेष बात करना चाहता हूं कि हरियाणा में अगर हम 3200 रुपया खर्च करें और हम पूरा इसका सही तरीका बनाएं तो हमारा कम से कम 10,000 नए रोजगार इसमें सर्जित होंगे। मैं सेक्टर 8 अस्पताल के बारे में बताना चाहता हूं कि वहां पर इस टाइम करीब 100 के करीब स्टाफ है जो काम कर रहा है, टोटल मिला के, सब मिलाकर के, डॉक्टर और सब जो कैटेगरी के डॉक्टर्स हैं। वही अगर आप ईएसआई कॉरपोरेशन के नियम अनुसार 50 बेड की व्यवस्था करें तो वहां पर करीब 400 आदमियों का स्टाफ होगा। अच्छा, जो आज 100 का स्टाफ है 400 का होना चाहिए। तो इस हिसाब से कम डॉक्टर ही 100 चाहिए वहां डॉक्टरों की संख्या है करीब 38 के करीब वहां पे चाहिए। डॉक्टरों की संख्या फिर भी ठीक है, लेकिन सबसे बुरी व्यवस्था है स्टाफ नर्स की। यहाँ 16 स्टाफ नर्स हैं और वहां पे स्टाफ नर्स की संख्या होनी चाहिए 82। अच्छा जी, हाँ, ये सबसे बड़ा फेलियर है। मतलब दूसरा जो सपोर्ट स्टाफ है आपका, जो मतलब रजिस्ट्रेशन काउंटर पे स्टाफ चाहिए, जो आपको और जो है ना मेंटेनेंस के लिए जो स्टाफ चाहिए, और बाकी बहुत तरह की जो मतलब गतिविधि हैं जो आप वो सब जो है, आपको सिक्योरिटी का स्टाफ चाहिए, जो वहां पे आपको स्वीपर जो भी है, ये सब का मिला करके 400 से ऊपर मतलब स्टाफ। पूरे हरियाणा का मैंने अभी गणित लगाया है, करीब मतलब 10,000 से ज्यादा
मतलब क्योंकि ये सब स्टाफ सैंक्शन है जब हमारे हरियाणा की संख्या थी 5 लाख आई थी, अच्छा जी। अब हो गई 30 लाख। तो फिर अच्छा, तो हमने 5 लाख आईपी के बाद कभी अपने स्टाफ की व्यवस्था को रिव्यू नहीं किया कि हमें कितना स्टाफ चाहिए। 30 लाख लोग जो ईएसआई को पैसे दे रहे हैं, इनको सुविधाएं देने के लिए थोड़ी सुविधाओं का जो विस्तार हुआ है वो फरीदाबाद मेडिकल कॉलेज जो सेकेंडरी टर्शरी केयर के लिए कुछ सुविधाएं उपलब्ध करा रहा है। गुड़गांव में एक इन्होंने ईएसआई अस्पताल चालू किया 2010 में, एक मानेसर में अस्पताल चालू किया जो कुछ राज्य सरकार के सप्लीमेंट करता है कुछ काम को। वो जमीन का जो खुलर साहब फरमा रहे थे कि हमने जमीन दे दी, वो अगर मेरा ज्ञान सही है तो आप मुझे करेक्ट करेंगे, वो टूटे फूटे टुकड़े थे प्लाट के, इंडस्ट्री किसी खरीदे नहीं, वो पड़े थे और जिसमें बनाने का नक्शा नहीं कॉर्पोरेशन आज तक बना पाई। 120 करोड़ में ईएसआई को चेप दिया। 7 एकड़ जमीन थी। ईएसआई का एक पहले अस्पताल वहां काम कर रहा है जो कि 1.5 एकड़ में है। अब वो अलग है, 7 एकड़ जमीन और दे दी, उसके भी 2 हिस्से हैं, सड़क बीच में है। अच्छा, तो वो 2 टुकड़ों को उन्होंने 120 करोड़ में इनको बेच दिया। जबकि गुड़गांव में आज 12 लाख आईपी है जो ईएसआई कवर्ड। गुड़गांव वहां तो कम से कम 2000 बेड, 2000 बेड का अस्पताल चाहिए, जिसके लिए स्टेट गवर्नमेंट को कम से भी कम 50 एकड़ जमीन उनको देनी चाहिए, जिससे कि वो आगे भविष्य के हिसाब से भी या हजार के 2 अस्पताल जो एक मानेसर में एक गुड़गांव में अलग अलग भी मतलब चलाए जा सकते हैं। इस जमीन का गुणगान वो मतलब, और वो भी पैसे से, वो कोई फ्री कॉर्पोरेशन ने केवल फरीदाबाद मेडिकल कॉलेज बनाने के वक्त में जो श्री एस चौधरी जी दोनों लेबर मंत्री थे, उन्होंने राज्य सरकार से मिलकर के 15 एकड़ जमीन केवल पहली बार कॉर्पोरेशन को फ्री में दी है। अदरवाइज कॉर्पोरेशन जब भी जमीन खरीदता है उसकी पेमेंट जो भी उसका एक रीजनेबल पेमेंट होता है, जो इंस्टीट्यूशंस के लिए जो रेट है जो उस रेट पर पे करता है। अभी ये बावल में, बहादुरगढ़ में, हिसार में, रोहतक में, सोनीपत में अस्पतालों को जमीनें दी है, वो सब पेमेंट के आधार पर कॉर्पोरेशन को, कॉर्पोरेशन ने जमीनें खरीदी। ये कब बावल में, बहादुरगढ़ में कब खरीदी है? ये पिछले करीब 8 साल हो गए। इसमें बावल और बहादुरगढ़ का अस्पताल अंडर कंस्ट्रक्शन है और बाकी जगह अभी प्रस्तावित है, हिसार, रोहतक और सोनीपत अभी प्रस्तावित ही हैं जी। मतलब जमीन कोरी पड़ी है। हाँ जी, पैसे तो बथेरे हैं पर कॉर्पोरेशन के पास पैसे की कमी नहीं है, लेकिन कॉर्पोरेशन में काम करने का जो स्पीड है जो वो बहुत ही मतलब जो है ना, मतलब काम करने की जरूरत ही महसूस नहीं करते। अब अपने मैं इसी मेडिकल कॉलेज में, मोदी जी तो फेमस हैं कि भाई बड़ी तेजी से काम करते हैं, तो उनके हाथ से हमने एक उद्घाटन करवाया था 27 अक्टूबर 2024 को जी। अब 27 अक्टूबर 25 भी निकल गया, अब जनवरी का महीना आ गया, अभी तक उस पर कोई कार्रवाई शुरू नहीं हुई। तो वो भी एक रिफ्लेक्ट हो रहा है। और मैं पिछले 4-5 सालों से बहुत सारे अस्पतालों को बनते हुए देख रहा हूं। करीब 40 अस्पताल पूरे इंडिया में कॉर्पोरेशन बना रहा है, लेकिन कोई भी वो कंप्लीशन की तरफ नहीं जा रहे। अच्छा, यहां भी ये जो फरीदाबाद में जब अस्पताल बना तो यहां भी 2011 में कंप्लीशन मिलना था, उसको कंप्लीशन मिला 2019 में। अच्छा, तो चालू हो गया ये 15 में ही। लेकिन कुछ लोगों ने, यहाँ के जो डीन साहब थे, कुछ और लोगों ने मिल करके 2015 में इस बिल्डिंग में ऑक्यूपाई करना जबरदस्ती शुरू किया। हालांकि उसकी पेनल्टी भी हमने पे, 3 करोड़ रुपया कॉर्पोरेशन ने पेनल्टी भी लगाई है कि आपने अस्पताल को बगैर कंप्लीशन क्यों ऑक्यूपाई कर लिया, जबकि मजदूरों को अच्छी स्वास्थ्य सुविधाएं देने के लिए वो ऑक्यूपाई करना मजदूरों के पक्ष में था। और कंप्लीशन मिल क्यों नहीं रहा था? कंप्लीशन पहले तो काम नहीं पूरा, ठेकेदारी की जो डिले था, और दूसरा फिर जो कंप्लीशन का था वो नियमों का बदलाव कि जब आपने अप्रूवल दिया तो 10 मंजिल तक अस्पताल अलाउ किया, फिर बाद में कहा कि नहीं 7 मंजिल के ऊपर अस्पताल अलाउ पर बेड नहीं हो सकते हैं। फिर उन्होंने कुछ कहा कि भाई आप सीरियस मरीज 5वीं मतलब 7 के ऊपर नहीं रखेंगे, तो वो व्यवस्था करके उन्होंने कंप्लीशन। तो अगर सरकार चाहे तो इस काम को 2 साल में भी पूरा कर सकती है, 6 महीने 18 महीने में पूरा कर सकती है, लेकिन जो बनना नहीं शुरू हुआ उसके लिए 18 महीने तो अब उसको
मतलब फाउंडेशन को हो। तो ये कॉरपोरेशन का पूरा नियंत्रण जो है सरकार के ऊपर है, जी हाँ, सरकार इस के पे पास सरकारी है, नियंत्रण दिन ब दिन बढ़ता जा रहा है। लेकिन पैसा तो मजदूर हाँ, का है। पैसा मजदूर का है, उसको धीरे धीरे एक सरकारी विभाग में तब्दील किया जा रहा है। तो कॉरपोरेशन तो स्वायत्त होती है। हाँ, वो स्वायत्तता ऑलमोस्ट अब समाप्त है, और इसमें मैं जो एम्प्लॉयर्स के रिप्रेजेंटेटिव हैं, एम्प्लॉयज के रिप्रेजेंटेटिव हैं, वो भी इसमें एम्प्लॉयर्स को तो जरूरत कुछ नहीं, उसने तो पैसे दे के जान छुटा ली अपनी। तकलीफ तो एम्प्लॉय को है। जो मतलब जो है ना, उसकी भी एक मजदूरों के प्रति उसकी भी जिम्मेदारी है, और एम्प्लॉयज की तो जिम्मेदारी है ही, लेकिन वो अपना रोल सही से, जैसा रोल उनको वहाँ सेंटर में पॉलिसी मेकिंग में, कंस्ट्रक्शन में, इन सब कामों को स्पीड से कराना, मजदूरों को उपलब्ध कराना, ये मतलब थोड़ी कमजोरी। तो दूसरा सबसे बड़ा जो मैं एक फैक्टर देखता हूं कि आज भी ईएसआई का जो एवरेज ऑक्यूपेंसी है वो 50 से 60% है ऑल ओवर इंडिया की देखा जाए तो। ये अस्पताल बने हुए हैं, लेकिन अनेक कारणों से, चाहे वो मैन पावर की कमी हो, चाहे वो साधनों की कमी हो, चाहे वो जो उनको साजो सामान चाहिए इलाज करने के लिए उसकी उपलब्धता ना होने की वजह से, हम वहां पे ये हमारी बेड ऑक्यूपेंसी, फरीदाबाद और हैदराबाद दो ही अस्पताल ऐसे थे जिन्होंने 80% प्लस ऑक्यूपेंसी अचीव की। बाकी सब जगह ऑक्यूपेंसी, फरीदाबाद की तो 100 से भी ऊपर गई, बताते बीच बीच में जाती है, लेकिन एवरेज ऑक्यूपेंसी साल की जो निकलती है उसमें 85% है। मतलब तो इसमें ट्रेड यूनियन का क्या रोल है? नहीं, देखिए, ट्रेड यूनियन जहां जहां भी ट्रेड यूनियन के सक्षम कार्यकर्ता हैं, वो जैसे फरीदाबाद मेडिकल कॉलेज में ट्रेड यूनियन का एक बड़ा मतलब प्रशंसनीय कार्य रहा। वो सदा इस प्रोजेक्ट के साथ जुड़े रहे हैं, सदा उन्होंने अपने सही टाइम पर इसमें अपना इनपुट जो भी देना चाहिए था वो दिया है। कभी लड़ाई झगड़े भी हुए, लेकिन उस सब का ये होता था कि भाई मजदूरों को सुविधाएं उपलब्ध कराना एक उनका भी ध्येय था और प्रशासन का भी ध्येय था। तो यहाँ सुविधाओं का विकास हुआ। जहां जहां ये, अब जैसे गुड़गांव में ट्रेड यूनियन आंदोलन उतना मजबूत नहीं है कि जो ईएसआई में इंटरवीन करे, तो वहां पे विकास नहीं हुआ सुविधाओं। ऐसे पानीपत की समस्या है, जगाधरी की समस्या है, वहां भी मजदूरों के प्रतिनिधियों का उतना रोल नहीं रहा जैसा फरीदाबाद में ये मतलब मेडिकल कॉलेज के विकास में भी सहयोग रहा है। तो डॉक्टर साहब, और कोई खास बात आप संदेश? मैं तो इस मुद्दे को विभिन्न प्लेटफॉर्म से उठाने की कोशिश कर रहा हूँ। कुछ अखबारों ने भी इस खबर को टेकअप किया, भी हिंदुस्तान ने भी इसको मतलब खबर किया, और शायद अभी मतलब और भी कई जगह जहां से भी मेरे को मौका मिल रहा है, 31 जनवरी तक मैं इस मुद्दे को उठाते रहना चाहता हूँ कि जिससे सरकार एक बार सुन तो ले। मेरी बात से ना सहमत हो कोई बात नहीं है, लेकिन ये तो ना कहे जी हमें तो पता नहीं था। वो मैं केवल, मेरा उद्देश्य यहां तक है, पता होने के बाद वो ना करें उनकी मर्जी, मैं उनको मजबूर नहीं कर सकता। और पता ना करना चाहे तो ना भी करें। लेकिन मैं इंश्योर ये चाहता हूं कि उनको पता लग जाए कि हरियाणा सरकार 600 करोड़ रुपया और खर्च कर सकती है। कोई भी और लोग जो बजट में वहां मांग कर रहे थे, वो एडिशनल बजट की मांग कर रहे थे। मैं कम बजट का रोना रो रहा हूं कि भाई बजट कम है, आप इसको बढ़ाओ। हाँ, और ये इस बात पे वहां थोड़ी सी एक नाराजगी भी दिखाई दी मेरे को, क्या कि भाई ये ऐसे कौन आ गया यहाँ पे जो इस मुद्दे को उठा रहा है। हालांकि जब मीटिंग खत्म हुई तो बहुत सारे लोगों ने मेरे को आके धन्यवाद कहा कि भाई आपकी हिम्मत थी जो खट्टर साहब के मतलब खुल्लर साहब के सामने आपने ये उनको बात काट करके और ये कह दिया कि नहीं जी मैं इसके बारे में बात नहीं कर रहा, मैं बजट के बारे में बात कर रहा हूँ। कहते हैं उनको सुनने के आदि नहीं है। लेकिन मेरा उद्देश्य अभी भी यही है, मैं उनसे कोई मेरा कोई मतलब आर्गुमेंट नहीं है। मैं तो एक बात चाहता हूं कि हरियाणा सरकार का कोई भी अधिकारी, खुल्लर साहब हो कोई और हो, जो इसको समझे और इसको लागू करे। हमें आपके पल्ले से कुछ नहीं जा रहा, कॉर्पोरेशन का पैसा है और आपकी प्रजा, आपकी जनता को लाभ हो रहा है, वो भी आप नहीं करना। एक और अधिकारी हैं राज नेहरू, जो यहाँ पे विश्वकर्मा यूनिवर्सिटी के वाइस चांसलर होते थे, आजकल उनको राज्य सरकार ने ओएसडी नियुक्त किया हुआ है चंडीगढ़ में। तो उनको एक फिस्कल मैनेजमेंट का इंस्टीट्यूट का उनको चेयरमैन बनाया है कि भाई हरियाणा सरकार का खर्चा कैसे सही से खर्च किया जाए। तो उन तक भी मैं कोशिश कर रहा हूं पहुंचाने की कि भाई वो जाएगा।
उनका क्षेत्र है ये जो है ना कि भाई हरियाणा सरकार कहाँ से बजट लाए और कैसे खर्च करे। ठीक है डॉक्टर साहब, बहुत बहुत शुक्रिया। आपने काफ़ी ज्ञानवर्धक बातें मजदूरों के लिए बताई कि कितना लाभकारी हो सकता है अगर इसको सही ढंग से इस पे काम किया जाए तो। धन्यवाद डॉक्टर साहब।